और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए सीज फायर का ऐलान। युद्ध में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे सीज फायर का ऐलान। और इससे थोड़ा सा राहत जो लोग यूक्रेन से निकलना चाह रहे हैं उन सभी के लिए, जो इस युद्ध में फंसे हुए हैं उन सभी के लिए, क्योंकि जब बातचीत के लिए भी कहा जा रहा था तो यूक्रेन ने यह साफ किया था कि जब तक सीज फायर नहीं किया जाएगा तब तक बातचीत संभव नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए और दूसरी तरफ आप लगातार यूक्रेन में, कीव में, क्योंकि राजधानी है और वहां पर नियंत्रण में लेने की कोशिश रूसी सेना की है, तो ऐसे में वहां पर अगर नियंत्रण लेने की बात करते हैं, वहां ब्लास्ट कर रहे हैं, वहां मिसाइल फेंकी जा रही हैं, अब ऐसे में कैसे कोई बातचीत हो सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि सीज फायर करें। और अब रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है, क्योंकि तीसरे दौर की वार्ता की भी के लिए भी कहा जा रहा है कि अब तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ये अगर वार्ता होती है तो इसमें क्या बात बनती है ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी बात हो जाती है जब रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए ये सीज फायर का ऐलान किया गया है। युद्ध में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसके लिए कल से कहा भी गया था कि जो लोग फंसे हुए हैं उन सभी के लिए ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे लोग जो बाहर के हैं या दूसरे देशों के हैं, भारतीय हैं, उन सभी को बाहर निकाला जाए। तो ऐसे में ये सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया जा रहा है। और अगर अब तीसरे दौर की वार्ता होती है तो क्या बात बनेगी, क्योंकि सीज फायर किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए ये सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया है। युद्ध में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे सीज फायर का ऐलान। ये बड़ा ऐलान रूस की तरफ से है, सीज फायर का ऐलान, क्योंकि लगातार जो लोग खार्किव में फंसे हुए थे या फिर कीव में फंसे हुए हैं, जो यूक्रेन से बाहर से हैं या फिर भारतीय हैं, वो सभी लोग, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अब चाहे वो भारत की एम्बेसी हो या दूसरे देशों की एम्बेसी हो, उनसे उनके लोग फंसे हुए हैं, कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द बाहर निकलें। लेकिन क्योंकि जो स्थिति कीव में बनी हुई, खार्किव में बनी हुई, इन सब के बीच में आखिर लोग कैसे बाहर निकलें। लेकिन जो लोग निकल भी रहे हैं, लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं या लगातार बमबारी की जा रही है, मिसाइल फेंकी जा रही हैं, तो जो लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे बताई जा रही है कि बहुत भीड़ रेलवे स्टेशन पर हो गई है, क्योंकि कुछ रेलवे स्टेशन तो उड़ा दिए गए और जो बचे हैं वहां से जब लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इन सब के बीच में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की थी और कहा था कि भारतीयों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उनको लेकर चिंता जाहिर की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। और अब इन सब के बीच में सीज फायर का ऐलान किया गया है। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे ये सीज फायर जिसका ऐलान किया गया है। अब इसके बाद अगर तीसरे दौर की वार्ता होती है तो सवाल सबसे पहले ये कि कहां पर ये वार्ता होगी। अगर यूक्रेन में ही ये वार्ता होती है, हालांकि क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो कहते हैं कि बाहर वार्ता करेंगे, डेलीगेशन जो है वो बाहर, यूक्रेन के बाहर बात करेगा, वहीं रूस जो है वो अगर एक ही जगह पर इकट्ठे होकर ये डेलीगेशन बातचीत करता है, तो क्या अब सीज फायर के बाद थोड़ी सी जो एक रार बनी हुई है, जो लड़ाई या जो जंग की स्थिति बनी हुई है, क्या वो थोड़ी सही होगी इस सीज फायर के बाद? ये सवाल उठता है। ये तीसरे दौर की बातचीत कब होगी, कहां पर होगी, क्या डेलीगेशन जाएगा? क्योंकि जो कल खबरें भी सामने आई कि 3 बार कोशिश की गई है राष्ट्रपति जेलेंस्की पर हमला करने की रूस की तरफ से। 2 ग्रुप बनाए गए हैं और ये दोनों ग्रुप जो हैं लगातार हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बार फरवरी से लेके अभी तक ये 3 बार हमले करने की कोशिश की गई। अब और उसके बाद भी हमले किए जा रहे हैं। फिर रूस की तरफ से ये कहा गया कि पोलैंड जेलेंस्की चले गए हैं, वो यूक्रेन में है ही नहीं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि जेलेंस्की यूक्रेन में ही है, बंकर्स में ही है। लेकिन अब क्योंकि जो स्थिति 10वें दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक बनी हुई थी, हर दिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था और स्थिति खतरनाक होती जा रही थी, लोग खौफने में थे और ये खबरें भी आ रही थी कि जो वहाँ के नागरिक हैं, आम नागरिक, उनकी भी मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग जो है जान माल की हानि हुई है। और अब
सीज फायर का ऐलान, ये थोड़ी सी राहत उन सभी लोगों के लिए जो यूक्रेन से निकलना चाह रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर से जाएंगे। और राजेश बुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजेश जी, सीज फायर का ऐलान कैसे आप इसको देखते हैं, अब आगे क्या होगा? 3 दिन पहले जब अपना एक डिबेट में मैं आया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेटेजिक पॉज या जिसको पॉज आपको देना चाहिए और मिलना चाहिए, ताकि बहुत से सिविलियंस और बहुत से फॉरेन नेशन जो वहां पे इस युद्ध के अंदर फंसे हुए उनको बाहर निकाला जा सके जी। और ये बात उस समय जब मेरे दिमाग में थी, तब भी मैंने कहा था इट इज नॉट ए टैक्टिकल और ए मिलिट्री पॉज, इट इज मोर टू डू विथ कि वहां के जो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। सेकेंडली, जितना युद्ध अब आगे लंबा खींचता है तो रशिया को एक चीज क्लियर हो गई कि जब जितने सिविलियन मारे जा रहे हैं वो उसके नाम पे लेके जाएंगे और उसके लिए उसको और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर। तो रशिया के लिए ये बहुत आवश्यक था और उन्होंने बहुत सही कदम उठाया कि कम से कम टैक्टिकल पोज या स्ट्रेटेजिक पोज या कॉरिडोर, जो आप इसको नाम देना चाहें, जिसके अंदर सेफली सिविलियन जो बाहर से जाना चाहते हैं, जो शरणार्थी वहां से निकलना चाहते हैं, उनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और लड़ाई जो है वो अल्टीमेटली मिलिट्री और इंस्टॉलेशन होते हैं गवर्नमेंट, उनको उनके खिलाफ इनकी जारी हो सकता है सीज फायर के बाद दोबारा हो। बाकी शहरों में भी ये चल रहा है और कीव में जब जितने नजदीक आते जा रहे थे उनको ऑलमोस्ट पोज अपने आप ही देना पड़ा था, क्योंकि वहां पे सामने सिविलियंस का बहुत सा रेजिस्टेंस इसके सामने आया था। जी राजेश जी, क्योंकि ये तीसरे दौर की वार्ता के लिए भी कहा जा रहा है कि डेलीगेशन जो है वो बातचीत करेगा, अब इस सीज फायर के बाद क्या कोई प्रभाव नजर आएगा सकारात्मक? डेफिनेटली, क्योंकि आप देखो पिछले 24 घंटे में एक डेवलपमेंट और भी हो रहा है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको नाटो की अप्रोच पसंद नहीं आई है और उन्होंने इसके ऊपर ओपनली कमेंट भी किया है, क्योंकि जो यूक्रेन को एक्सपेक्टेड मदद थी नाटो और उसके अलायंस से वो नहीं मिली। और अभी भी ये क्लियर है कि नाटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध के अंदर नहीं हो सकता, ना होगा आगे भी। उस स्थिति के अंदर यूक्रेन को लड़ाई खुद को अपने आप लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई को कितने दिन आगे तक ले जा सकता है वो मेरे ख्याल से इस बात पे निर्भर करता है कि वहां की जो मिलिट्री माइट तो रशिया के सामने इतनी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी चीजों का, जैसे यूक्रेन ने एक जो अटैक हुआ इनके न्यूक्लियर पावर पीस पावर प्लांट के ऊपर, उस चीज को इश्यू बनाया, तो डेफिनेटली रशिया को इसमें पोज देना पड़ता है हर बार। बिल्कुल, और शायद सर इतना इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि उसके बाद रशिया को ये समझ आया कि अभी थोड़ा सा बैक लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, इसे कूटनीति कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे आप इसको देखते हैं कि सीज फायर का ऐलान किया गया है रूस की तरफ से? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रूस के ऊपर जो दबाव बन रहा है कि इस युद्ध में यानी कि वार जोन के अंदर जो सिविलियंस हैं वो जो है बेवजह मौत का जो है वो शिकार हो रहे हैं, तो शायद इसी दृष्टिगत जो है ये रशिया ने सीज फायर का जो ऐलान किया है। भारतीय समय अनुसार अभी 11:30 बजे रूस ने यूक्रेन के सभी शहरों पर जो है वो सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि ये सीज फायर की मियाद यानी कि समय अवधि कितनी रहेगी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वार जोन से इस तरह की खबर आना पूरी दुनिया के लिए जो है वो राहत भरी खबर है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो युद्ध क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं और उनको सुरक्षित निकालने के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोमानिया और पोलैंड जो बॉर्डर है जहाँ से यूक्रेन से लोग बाहर निकल रहे हैं, वहां पर भी बड़ी जो है तादाद में भीड़ जमा हुई भी है और बार बार ये डर सता है किसी भी देश का जो आयुध है, जो एम्यूनेशन है, जो मिसाइल है या कोई बम है वो उस इलाके में नहीं गिरे। जो लोग चाहते हैं कि वो यूक्रेन छोड़ के बाहर निकले, लेकिन जो पोलैंड और रोमानिया का जो बॉर्डर है वो वहां से 500, 800, 1000 किलोमीटर दूर है, उनको निकलने में दिक्कत आ रही है। लोग पिछले 10 दिनों से बंकरों के अंदर, अंडरग्राउंड बंकरों के अंदर जो है वो बंद है। उनका जीवन जो है वो काफी कष्टकारी हो गया है। शायद यही कारण है कि जो पूरी दुनिया में रूस के ऊपर एक दबाव बनाया कि खास तौर से वार जोन से जो सिविलियंस हैं, जो विदेशी नागरिक है, उनको वहां से निकलने दिया जाए। और आज
अभी जो रूस का ये निर्णय है वो वाकई स्वागत योग्य है, वो वाकई मानव जाति के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है, आम सिविलियंस के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि क्योंकि मेरा जब वॉर होता है तो वॉर में जो आयुध है यानी एम्यूनेशन है, जो मिसाइल है, जो बम है, वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि वो कहाँ जाके गिरेगा। कोशिश होती है कि टारगेट पे गिरे, लेकिन अगर मिस टारगेट भी होता है और हम देखते हैं कि मिस टारगेट जब होता है तो बहुत सारा जो आयुध है वो ऐसी जगहों पे जाके जो चलिए तो लेकिन ये एक स्वागत योग्य कदम जो है रूस का। और बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी पूरी जानकारी के लिए।